साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हम लोग मेंस की चीज़ें पढ़ रहे थे, ठीक है? वहाँ पर हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है? पेपर 2 से हम लोगों ने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हाँ, बायोटेक्नोलॉजी तो हम लोगों ने पूरा कर लिया है। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी भी कर लिया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा है कि कैसा क्वेश्चंस पूछते हैं बीपीएससी, ठीक है। इसके बाद पेपर वन वन से हम लोगों ने आईआर कंप्लीट कर लिया है, लगभग 80% आईआर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर से देखेंगे एक मौर्य कला और एक पटना कलम, इसको देखेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। देखिए, उससे पहले आप लोग की पीसीएस यात्रा का टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको रिलेटेड पीडीएफ और ढेर सारे कंटेंट भी मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। हाँ, सबसे पहले मौर्य कला का क्वेश्चंस देख। आइए देखिए इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है। देखिए, अब तक बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 40वीं बीपीएससी में, ठीक है। देखिए, ये 40वीं बीपीएससी में क्या पूछा है? मौर्यकालीन मूर्ति कला की विशिष्ट लक्षण यानी उसके फीचर्स पूछ दिए मूर्ति कला की। बिहार में मौर्य कला के विशिष्ट का वर्णन यानी यह क्षेत्रीय विस्तार पूछ दिया, ठीक है। मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण। आलोचनात्मक परीक्षण यानी उसके प्रॉफिट, सॉरी, इसकी पॉजिटिव विशेषताएं और निगेटिव विशेषताएं क्या है, यानी तुलना कर कर लिखना है, ठीक है। मौर्य कला एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं का विश्लेषण, यानी यहाँ भी आलोचनात्मक टाइप हो गया, ठीक है। देखिए, 40वीं, 42वीं, 45वीं, 47वीं। आगे देखिए, मौर्य कला की प्रमुख विशेषताएं 53वीं से 55वीं में भी इसके फीचर्स पूछ दिया। मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं को उदाहरण सहित स्पष्ट करें, ये भी पूछ दिया, ठीक है। सारे देखिए, सारे फीचर्स भी आएंगे आपको, दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ भी फीचर्स, यहाँ भी, यहाँ भी फीचर्स, ओके, यहाँ भी फीचर्स, यहाँ भी फीचर्स, इधर भी फीचर्स, हर जगह पे आपको विशेषता ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना है। मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं देख लिए, फिर विशेषता, और बौद्ध धर्म से उसको रिलेशन पूछ दिया। मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कर दिया। ये सारे क्वेश्चन 36, 37 और 38 नंबर में पूछे हैं। 36, 37 और 38 नंबर में, तो हम लोग उसी के अनुसार तैयारी करेंगे। हो सकता है कभी 7 मार्क्स में पूछ दे, तो हमें बस 120 से 125 वर्ड्स लिख कर निकल जाएंगे। तो हम लोग अब यहाँ पर इसकी विशेषताओं पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आइए देखिए, हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे। हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स, हम लोग इसके फीचर्स देखेंगे। इस पर विदेशी प्रभाव क्या क्या पड़ा है वो देखेंगे। इसके सामाजिक आर्थिक दर्शन को एक बार देख लेंगे। बौद्ध धर्म से मौर्य कला का क्या रिलेशन है उसको देखेंगे। बिहार में इसके प्रभाव को देखेंगे और एक बार इसकी डिफरेंसेस देख लेंगे ईरानी कला और मौर्य कला में, ठीक है। आइए देखते हैं इसके फीचर्स। फीचर्स क्या है? राजकीय कला और मूर्ति कला। राजकीय कला के कुछ पार्ट्स होते हैं राजा प्रसाद, उसमें होता है स्तंभ यानी पिलर, स्तूप यानी स्तूपा, इस उसके बाद होता है गुहा विहार। मूर्ति कला में होता है स्तंभ के ऊपर पशु आकृति, जैसे कि शेर का पशु, सॉरी शेर का फीचर यानी सॉरी शेर का फिगर, सिंह का फिगर, उसके बाद हाथी, बैल, इन सारे के फिगर पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियाँ, ये मूर्ति कला के अंतर्गत में आ गया। चलिए अभी अब इसके हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं राजकीय कला। राजकीय कला के अंतर्गत सबसे पहला क्या है? राजा प्रसाद, ठीक है। राजा प्रसाद एक प्रकार का भवन होता है। राजा प्रसाद एक प्रकार का भवन होता है। ये वर्तमान में पटना में कुम्हरार में है। इसका निर्माण है किसने कराया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया है, ठीक है। यह अनेक खंभा वाला एक विशाल हॉल होता है। इसमें 84 पसान स्तंभ पाए गए हैं, ठीक है। यह लकड़ी से बना हुआ होता है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ होता है, ठीक है। इसके भीतर 80 पिलर्स वाला एक सभा भवन भी है, जहां पर सभा किया जाता था, ठीक है। यही देखिए, ये है सभा भवन है, और ये जो छोटे 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 क्या है, 84 पिलर्स हैं,
और ये जो छत है ना, ये छत और फर्श किस चीज का बना हुआ है? लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, देखिए यही है ना, ये 84 स्तंभ हो गया, और ये क्या है? इसके छत है। ठीक है, और ये क्या था? ये हो गया सभा भवन हो गया। समझ गए? ये वही फिगर है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये कहाँ है? पटना के कुम्हरार में है ये। ओके, आगे देखते हैं। अब स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। ये निर्माण इसका किसने कराया है? अशोका ने। बुद्ध के जीवनी और उससे रिलेटेड चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए अशोक के शासन का आदेश भी इस पर पाया गया है। शीर्ष पर विभिन्न प्रकार के पशु जैसे सिंह, हाथी, बैल के चित्र पाए गए हैं। रमपुरवा स्तंभ पर नटुआ बैल है। क्या है? उस बैल का नाम है नटुआ बैल। और लौरिया नंदगढ़ पर सींग है। ठीक है, ये बिहार के चंपारण में है दोनों। ओके, गोलाकार बेदी पर चारों ओर सींग दहाड़ते हुए पाया गया है। ये 100% स्वतंत्र है, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र चित्र है, और ये खुली आसमान के नीचे होता है। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। ये यही है, देखिए, ये इसको तना बोलते हैं, इसको मेखला बोलते हैं। ये कमल का कंठ है। ये, और ये जो कमल का कंठ होता है ना, ये उल्टा उल्टा लटकाया हुआ होता है। इसको कंठ या मुंडी बोलते हैं। और ये हो गया चौकी, और यहीं पर सिंह का फिगर बना हुआ है, जो मुझे नहीं आता है बनाने। ठीक है, उसके बाद ये भी लाल बलुआ पत्थर से बना है, लेकिन वह लाल बलुआ पत्थर कहाँ से आया है? चुनार। और ये चुनार कहाँ है? मिर्जापुर के पास, उत्तर प्रदेश में है। इसकी हाइट है 35 से 50 फुट। इसका वेट है 50 टन। यह नीचे से ऊपर क्रमशः पतला होता जाता है, जैसे देखिए हुआ ना ये पतला, ये हो रहा है ना ये पतला ऊपर, इसी तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग, इसका एक फिगर होगा ना, हाँ ये देखिए, देखिए यही है। ये दहाड़ता हुआ सींग है, ये शीर्ष है, ये मंड है। ठीक है, या इसी को कंठ बोलेंगे। ये लटका हुआ, उल्टा लटका हुआ कमल है, इसको दंड बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ ये जो है अशोक का अभिलेख है, ये जो है कुषाण काल का अभिलेख है, और ये सबसे नीचे है गुप्त काल का अभिलेख है। ठीक है, ये है अशोक पिलर। ओके, अब हम लोग देखेंगे स्तूप। स्तूप, यहाँ फिगर बनाना काफी मेरे से मुश्किल हो रहा था, नहीं बन रहा था। ठीक है, तो इसका फिगर आगे हम दिखा देते हैं। देखिए, स्तूप का मतलब होता है टीला या ढेर। ओके, पाली ग्रंथ में इसे थूह या धूप कहते हैं, जिसका मतलब वही यानी स्तूप हो गया। मौर्य काल से पहले का ही है स्तूप, लेकिन अशोक के समय अपने चरमोत्कर्ष पर प्रसिद्धि पाया। इसका प्रयोग जनरली पूजा में किया जाता है, पूजा करने के लिए। बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनाया गया। एक राजगिरा, एक वैशाली, ठीक है, उसके बाद कपिल वस्तु, फिर कहाँ बनाया गया? अल्पकप्पा, अल्पकप्पा, उसके बाद रामग्राम, फिर कहाँ बना? पावा, कुशीनारा, कहाँ? कुशीनारा, बेड पीठ, और लास्ट में बना है पिपाली वन। कहाँ बना है? पिपाली वन। और ये जो पिपाली वन है ना, देखिए, इस इन सारे बाकी आठों में, इस इन आठों में बुध के अवशेष प्रत्यक्ष रूप से रखे गए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नौवां पिपाली वन है, यहाँ पर बुध के अवशेष एक बर्तन में रखकर रखा गया है। ठीक है, कैसे रखा गया? एक बर्तन में रखकर रखा गया है। ये इसकी विशेषता ही है ये सब। ठीक है, यही है अशोक स्तंभ लौरिया। हाँ, ये रहा स्तूप। देखिए, ये स्तूप क्या है? ये जो तोरण द्वार है, जो मेन गेट जिसको बोलते हैं, ये तोरण द्वार है। हर जगह पे चारों तरफ पाया जाएगा ये तोरण द्वार। एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, और होगा ये वेस्ट तोरण द्वार रहा। इसको बोलते हैं छतरा। ये है छतरा, ये सबसे ऊपर देखिए, ये छतरा हो गया। जैसे ऐसे बना होता है, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ये हो गया छतरा। ठीक है, इसको जस्ट उसके नीचे इस वाले पोर्शन को यस्ती बोलते हैं। और ये जो है ना हर्मिका, यहीं पर अवशेष रखा हुआ होता है, ये है हर्मिका। ठीक है, आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। तोरण, वेदिका के साथ चारों ओर का प्रवेश द्वार होता है। यह स्तूप का मेन एंट्रेंस भी होता है।
कुछ स्तूप के तोरण द्वार पर काफी अच्छे अलंकृत भी होते हैं वो। जैसे क्या क्या पाया जाएगा? गजरोही पाया जाता है, अश्वरोही यानी घोड़ा वाला, फिर मानव मूर्तियां भी कहीं कहीं पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रदक्षिणा पथ। क्या? प्रदक्षिणा पथ। इसमें पाया जाता है वेदिका। ये वेदिका एंड चबूतरों के बीच परिक्रमा करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है। यहाँ देखिए ना, यहीं पर ये वेदिका और यहीं पर यह परिक्रमा करने के लिए जो बनाया जाता है ना, उसी को है। ठीक है। वेदिका क्या है? चबूतरा के चारों ओर घूमने का पथ होता है और यह रेलिंग से घिरा हुआ होता है। ठीक है। मेधी क्या होता है? चबूतरा के ऊपर की संरचना को क्या बोलेंगे? मेधी बोलेंगे। देखिए ना, ये तो चबूतरा हो गया, इसके ऊपर की संरचना को मेधी बोल दिए। आगे देखिए छत्र। हर्मिका के मध्य में श्रद्धा, सम्मान, उदारता के धारण करने के लिए जो लगाया जाता है छत्र बोलते हैं हम लोग। अभी देखिए ना ये वाला पोर्शन, छतरी। एक अंड अर्ध गोलाकार भाग होता है जिसके अंदर छत ईंट से और बाहर से पक्की ईंटों से निर्मित होता है। हर्मिका। हर्मिका अभी हम लोगों ने देख लिया, ये वाला पोर्शन, इसके जस्ट नीचे ये वाला पोर्शन। ठीक है। हर्मिका अंड के ऊपर पेटी नुमा संरचना जिसमें बुध का अवशेष रखा जाता है। ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गया किस चीज का? स्तूप का। अब देखिए स्तूप का टाइप। अब हम लोग देखेंगे स्तूप का टाइप। एक होता है संकल्पित स्तूप, एक होता है शारीरिक स्तूप, एक होता है पारिभोगिक स्तूप, एक होता है उद्देशिका स्तूप। शारीरिक स्तूप में होता है कि इसमें बुध और उसके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां रखी जाती है। उसके बाद पारिभोगिक में बुध द्वारा यूज किया गया वस्तु, जैसे नाम ही है पारिभोगिक, भोग किया गया चीजें। उद्देशिका स्तूप में होता है कि जीवन की घटना या फिर यात्रा वृतांत से रिलेटेड चीजें दिखाई जाती है। संकल्पित स्तूप में यह केवल पूजा करने के लिए होता है, संकल्पित स्तूप। ठीक है। आइए अब हम लोग देखेंगे गुहा विहार के बारे में। ठीक है। आइए देखते हैं गुहा विहार के बारे में। ठीक है। क्या हुआ? ओके। यह भिक्षुओं के निवास करने के लिए चट्टानों को काट कर बनाई गई एक संरचना, जिसे गुफा भी बोलते हैं। जैसे नागार्जुन की गुफा, इसमें प्रमुख गुफा है गोपिका गुफा, वादी थीका गुफा, वापी यका गुफा। फिर देखिए बराबर की गुफा, इसमें सुदामा की गुफा सबसे पुरानी है बराबर की गुफाओं में। और देखिए कौर्ण चौपड़ गुफा विहार, लोमस ऋषि गुफा, ये सब अशोक द्वारा बनाया गया था। अशोक ने बराबर की गुफा को आजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। ठीक है। आगे देखिए अब देखते हैं इस पर विदेशी प्रभाव। एक इतिहासकार है जॉन मार्शल। ठीक है। उन्होंने क्या कहा है देखिए, जॉन मार्शल और बहुत सारे ऐसे इतिहासकार होंगे कि मौर्य कला विदेशी प्रभाव से प्रेरित मानते हैं ये लोग। उसका क्या प्रूफ देते हैं देखिए। वो कहते हैं कि मौर्य कला पर चमकीली पॉलिश तकनीक, घंटाकृति, शीर्ष पर जो पशु की आकृति है, ये सब ईरानी प्रभाव से प्रेरित है। यक्षिणी की मूर्ति ग्रीक होल्सेटाइन कला से प्रेरित है। यक्षिणी की जो मूर्ति पाई गई है वो ग्रीक होल्सेटाइन आर्ट से प्रेरित है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजा प्रसाद कहाँ है? ये कुम्हरार पटना में पर्सिया के महल से प्रेरित है। ग्रीक और अरामाइक भाषा का इस पर प्रभाव है। तो इस कारण से ऐसा माना जाता है कि मौर्य कला विदेशी प्रभाव से प्रेरित है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं विदेशी प्रभाव से प्रेरित है, हमारे अपने भी बहुत सारी चीजें हैं उसमें। जैसे रेलिंग वाली चीजें हो गई, पूजा वाली पूजा गिरा हो गया, वो छतरी हर्मिका हो गया, कमल के फूल हो गए, तो ये मिला, थोड़ा सा मिला जुला रूप कह सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अब देख लेते हैं मौर्य कला और ईरानी कला में क्या अंतर है। ठीक है। देखिए मौर्य कला में स्तंभ का स्वतंत्र निर्माण होता है और ईरानी कला में स्तंभ विशाल भवनों से जुड़ा हुआ होता है। इसमें राजा प्रसाद मौर्य कला में राजा प्रसाद लकड़ी और पत्थर का बना होता है और इसमें जेनेरली पत्थर का बना हुआ होता है। ठीक है। मौर्य कला का स्तंभ एकास्म पत्थर से निर्मित होता है, ईरानी कला का कई पत्थरों से निर्मित होता है। मौर्य कला के स्तंभ के ऊपर उल्टा लोटस होता है और उसके बाद ईरानी कला के स्तंभ के ऊपर उल्टा घंटी होता है।
मौर्य कला स्तंभ के ऊपर पशु पाया जाता है, लेकिन ईरानी कला के स्तंभ के ऊपर मानव की आकृति पाई जाती है। मौर्य कला स्तंभ के नीचे चौकी का आधार नहीं होता है, लेकिन वहीं ईरानी कला में चौकी का आधार होता है। आगे देखिए, मौर्य कला का स्तंभ सपाट और चिकना होता है, लेकिन इसका खुरदुरी, दरदरी खुरदुरी कुछ भी कह सकते हो, ईरानी कला में होता है। तो ये इसके अंतर हो गए। अगर यही 120-25 शब्द में लिखना हो तो आराम से लिखा जाएगा। भूमिका लिखेंगे मौर्य कला का, थोड़ी सी उसकी विस्तार दिखा देंगे और ये अंतर दिखा देंगे, कुछ समानताएं हो तो दिखा दो। आगे देखिए, मौर्य कला का तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन को संदर्भित करता है। मौर्य कला उस समय के यानी तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन को कैसे संदर्भित करता है। देखिए, मौर्य कला से पाषाण एवं हड़प्पा सभ्यता को समझने में मदद मिली है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद से हमें तत्कालीन मौर्य शासक के शान शौकत, भवन निर्माण आदि की जानकारी मिली है। अशोक के अभिलेख, शिलालेख, स्तूप आदि उस समय के सामाजिक आर्थिक चित्र को ही प्रस्तुत करता है। सबसे क्या लग रहा है कि उस समय की बातें तो हमें जानकारी मिलेगी ना इन सारी चीजों से। ठीक है, देखिए इसमें अकाल का वर्णन किया गया है। महास्थान एवं सहगौरा के स्क्रिप्ट्स में पशु बलि की निंदा की गई है प्रथम शिलालेख में। अशोक के मानव एंड पशु डॉक्टर की चर्चा मिलता है सेकंड शिलालेख में। धम्म महामात्रों की नियुक्ति पांचवें शिलालेख में। मौर्यों की टैक्स सिस्टम रुमेनदेही शिलालेख में स्क्रिप्ट अभिलेख में देखा गया इत्यादि। इससे क्या स्पष्ट होता है, उस समय के जीवन के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। फिर उसके बाद खिलौना मिलता है, बर्तन मिलता है, नृत्य करती हुई, एक्टिंग करती हुई मूर्तियां पाई गई है। उसके बाद नागार्जुन पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण धर्मनिरपेक्षता को ही दिखाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये उस समय की चीजें को संदर्भित करता है, सामाजिक और आर्थिक जीवन को। ठीक है, अब देखिए मौर्य कला का बौद्ध धर्म से क्या संबंध है। देखिए, लोक कला में निर्मित यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। स्तंभ पर आदेश भी बौद्ध धर्म से लिया गया है, जैसे अहिंसा, धम्म घोष, ये सब चीजें। अशोक द्वारा निर्मित स्तूप, स्तंभ, चैत्य, विहार, वेदिका आदि बौद्ध धर्म से प्रेरित है। स्तूप पर निर्मित कमल पशु की आकृति भी बौद्ध धर्म से प्रेरित है। तो दोनों में संबंध हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए अब बिहार में इसका विस्तार देख लेते हैं। देखिए, बिहार का फिगर वैसा ही है जैसा आप समझ रहे हो। देखिए, यह है वेस्ट चंपारण, यहाँ पर है लौरिया नंदगंध। उसके बाद यह है ईस्ट चंपारण, यह है लौरिया अरेराज, यह है पटना, यहाँ पर कुम्हरार का राजा प्रसाद हम लोग देख ही लिए। इसके बाद यह है सासाराम, यहाँ लघु शिलालेख पाया गया है। यह जहानाबाद, बराबर की गुफा यहाँ पर है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं स्टार्टिंग मौर्य बिहार में मौर्य कला से इसकी स्टार्टिंग मौर्य काल से ही हुआ है। उसके बाद गुप्त काल और पाल तक ये सुदृढ़ हो गया। मौर्यकालीन राजा प्रसाद के अवशेष पटना में पर्यटक के लिए केंद्र बना हुआ है। और हम लोग देख ही लिए क्या, लौरिया अरेराज और नंदगंज सांस्कृतिक धरोहर है। उसके बाद जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी और नागार्जुन की पहाड़ी में निर्मित बिहार जैसे कि लोमस ऋषि गुफा। उसके बाद बुलंदी बाग में लकड़ी के विशाल भवन पाए गए हैं। बिंदुसार ने राजगीर में एक किला बनवाया है। उसके बाद कुम्हरार में और क्या है, महल है, बौद्ध मठ है, स्तंभ वाला हॉल है आदि, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने सब कुछ देख लिया इसका। हाँ, देख लिया ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, पटना कलम के बारे में। ठीक है, बीपीएससी का ऐसा मानना है कि हम एक साल पटना कलम पूछेंगे तो दूसरी साल मधुबनी पूछ देंगे। ठीक है, तो अब ये आप लोग क्वेश्चन बैंक के अनुसार देख लीजिएगा। हालांकि हम तैयारी करना, हमारा दोनों ही तैयारी हमें करना पड़ेगा। आइए पटना कलम के बारे में अब देख लेते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं है, ये तो थोड़ा ही है। फीचर्स देखते हैं। देखिए, पटना कलम किसका किसका मिश्रण है, मुगल चित्रकला और पर्शियन कला, ब्रिटिश चित्रकला और स्थानीय शैली के मिश्रण को क्या बोलते हैं, ये है पटना कलम। ये रहा लोकल, देखिए ये रहा ब्रिटिश और ये रहा मुगल और पर्शियन। मुगल और पर्शियन से क्या लिया गया है, कलर लिया गया है। उसके बाद
लोकल थीम होता है, विषय वस्तु किस चीज पे बनाना है। और ब्रिटिश से क्या लिया गया है, जंगल जल रंग छाया पद्धति। ठीक है। आइए इसका क्षेत्रीय विस्तार। पटना के ब्रिटिश और समृद्ध क्षेत्रीय व्यापारियों ने इसको संरक्षण दिया है। और कहाँ कहाँ है ये, दानापुर में देखा जा सकता है, आरा में, लोधी कतरा, दीवान मोहल्ला, उसके बाद मुगलपुरा और मच्छर हट्टा में देखा जा सकता है। अब ये बिहार का एक फिगर है, देख लेना। ये गंगा नदी जाती है और गंगा नदी के इसके नीचे दक्षिण में पटना वाले पोर्शन में ये विस्तृत है, ये ठीक है, ये इतना दूर। ओके, आगे आइए। ये किस किस चीज से बनाया जाता है, कागज पे, चमड़ा पे, हाथी के दांत, शीशा आदि पर बनाया जाता है। ठीक है। इसके विषय वस्तु यानी थीम क्या क्या होते हैं, अलंकारिक सुलेख, पर्व त्योहारों का चित्रण किया जाता है, जैसे मुस्लिम निकाह, होली, दिवाली इत्यादि का चित्र बनाया जाता है। पशु पक्षियों के भी चित्र होते हैं, शारीरिक अनुपात के अकॉर्डिंग चित्रण किया जाता है। उसके बाद वस्तु चित्र, दृश्य चित्र, स्थापत्य चित्र, मुखमंडल का कलात्मक चित्रण किया जाता है, जिसमें भारी भौहें, नुकीली नाक, पतला चेहरा, मूछ, गहरी आंखें, ये सब दिखाया जाता है। उसके बाद आम जीवन की घटनाएं भी दिखाई जाती है, जैसे मछली बेचती हुई महिलाएं, खेत जोतता हुआ किसान, लोहार, सुनार, बढ़ई, इन सारी को भी, कुम्हार, ये सबको दिखाया जाता है। ठीक है। तो ये इसका विषय वस्तु हो गया पटना कलम का। अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है। अब चित्र निर्माण की पद्धति के बारे में देख लेते हैं एक बार। कजली स्याही पद्धति का प्रयोग किया जाता है, पेंसिल के बजाय ब्रश से रूपरेखा तैयार किया जाता है। बॉर्डर पृष्ठभूमि अग्रभूमि का कम प्रयोग इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ध्यान रखना है, कम प्रयोग होती है, यह कम खर्चीला होता है। ब्रिटिश शैली का जल रंग पद्धति, छाया पद्धति जो है यहाँ से लिया गया है। कलाकार स्वयं रंगों का निर्माण फूल, हल्दी इत्यादि से करते हैं। बकरी, सुअर, भैंस इत्यादि के पूंछ से ब्रश का निर्माण किया जाता है। अब देखिए प्रमुख कलाकार का नाम, सेवक राम सबसे पहले कलाकार हैं। उसके बाद हुलास लाल, महादेव लाल, महादेव लाल देख लिए। उसके बाद शिव दयाल, उसके बाद यमुना प्रसाद, उसके बाद राधा मोहन बाबू, उसके बाद ईश्वरी प्रसाद। ठीक है। अब इसके पतन का कारण भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हो गया, आज़ादी के बाद राजकीय संरक्षण मिलना खत्म हो गया, उसके बाद चित्रकारों का पलायन हो गया, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होना इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। पतन होने का कारण है फोटोग्राफी, कैमरे का आविष्कार हो गया, इन सारी ये सब रीजन है। ठीक है। हालांकि सरकार ने भी कुछ प्रयास किया, जैसे 2010 में कैलेंडर आया था बिहार सरकार का, उसमें पटना कलम पेंटिंग को थीम बनाया गया था। 2015 में एक बुक प्रकाशित हुआ, बिहार की विरासत पुस्तक में इसको रखा गया है। फिर पटना संग्रहालय में इसको संग्रहित करके भी रखा गया है। एक मिनट देखिए, इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पूछा है। पटना कलम चित्रकला की प्रमुख विशेषता कब पूछा, 45वीं में पूछा। उसके बाद देखिए 46वीं 47वीं छोड़ता है। पटना कलम चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता, फिर 48वीं से 52वीं। ठीक है। फिर 53वीं से 55वीं में मधुबनी पूछ लेगा, पूछा हुआ है। ठीक है। पटना कलम चित्रकारी की प्रमुख विशेषता 56वीं से 59वीं। ठीक, देखिए अब 60वीं से 62वीं में पूछा हुआ है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है। पटना कलम चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए, 63वीं में पूछ लिया। फिर देखिए 64वीं और 65वीं का मुझे ध्यान में नहीं है। पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, कब पूछा है, 66वीं। देखो खाली फीचर्स, अब इसको कितना इंपॉर्टेंट है क्या ये पढ़ना जरूरी नहीं है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो और 36 मार्क्स लेकर आओ। ठीक है। चलिए अब आगे भी हम लोग फिर से देखते हैं, इसमें कुछ बचे हैं ना, मधुबनी पेंटिंग्स बचे हैं और पाल कला बचा है, इन सारी चीज़ों को कल देखते हैं। ठीक है।